हाँ देखो 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 पीओसी, को ध्यान दो। हाँ पीओसी का फुल फॉर्म क्या था? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक तो कंसेप्ट तो मात्र 2 ही लाइन का है, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है और हम जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना पक्का होगा, केवल सुनने से काम नहीं होगा। और इसमें दिक्कत क्या है कि कुछ कैलकुलेशन लास्ट में आ जाता है, उससे भी तुम लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो वही 2-4 क्वेश्चन लगाओगे क्वेश्चन, दिमाग भारी नहीं लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन वाला काम बाद में करेंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देते जाएंगे, उस पर तुम इक्वेशन बनाओगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद कैलकुलेशन घर जाके करना। हाँ यदि किसी पर कैलकुलेशन तो करके निकाल लो, आंसर आ जाएगा तुरंत। लेकिन कैलकुलेशन पर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो कंसेप्ट नहीं बनाएंगे, पहले हम तुम्हारा कंसेप्ट बनाते हैं और जब मेरा कंसेप्ट बन जाएगा फिर हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे पीछे। हाँ कंसेप्ट क्या है कि जैसे रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहता है, उसी तरह से रिएक्शन के दौरान एटम भी कंजर्व रहता है। रिएक्शन के दौरान कभी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इसका मतलब जितने एटम रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड होंगे, क्योंकि एटम डिस्ट्रॉय होता नहीं। जैसा जितना एटम पहले था उतना एटम रिएक्शन के बाद भी होगा। और जब एटम की संख्या कंजर्व है तो उनके मोल भी कंजर्व रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर का रेशियो होता है मोल का भी वही रेशियो होता है। तो जितने मोल्स ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड है उतने ही मोल्स ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड होंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। और इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम में। वैसे तो सारे प्रॉब्लम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अप्लाई वही करना है जहां रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जिनसे बैलेंस नहीं हो रहा है, वहां इसको अप्लाई करेंगे। इससे समय की बचत होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने आएगा उसको बैलेंस नहीं करेंगे। जब हमको पीओसी से लगाना है तो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बैलेंसिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करना, सीधे अनबैलेंस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देना। कैसे सॉल्व करना? उसमें तुमको एटम को कंजर्व करना होगा। हाँ, किस एटम को कंजर्व करेंगे? जब आप उसको कंजर्व करना है जो कंप्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा हो, बचने ना पाए, सब के सब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला जाए, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। और जो चीज कंज्यूम हो जाती है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चली गई, उसके एटम को तुम्हें कंजर्व करना है। और जहां तुमको एटम कंजर्व करोगे उसके बाद इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनाते समय ध्यान रखना, स्टोइकोमेट्री पे ध्यान रखना, जितने एटम रिएक्टेंट साइड होंगे उतने एटम, और बना के उसमें जो पूछे रखो, और जो वैल्यू दिया है जिसके बारे में बता रहा है उसको रखो, और जो पूछ रहा है उसको निकालो। तो तुमको एटम कंजर्व करना है, लेकिन किस एटम को कंजर्व करना है? जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, बचने ना पाए। अब क्वेश्चन मन में आएगा कि हमको कैसे पता चलेगा ये कंज्यूम हो गया, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कॉमन सेंस। जब तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक बार 2 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन ही तुमको बताएगा कि इसमें क्या चीज कंज्यूम हो रही है, हमें किस एटम को कंजर्व करना है। और फिर इसको कंजर्व करके इक्वेशन बनाओगे, उसमें वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, मान लो जैसे हमने दे दिया तुमको कॉपर ऑक्साइड का मिक्सचर है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का मिक्सचर है और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का मिक्सचर है। क्यूप्रस और क्यूप्रिक ऑक्साइड का ये मिक्सचर है, कितना? 100 ग्राम। और इस मिक्सचर में तुमने कॉपर को कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया। इस पूरे मिक्सचर में जो कॉपर है इसको तुमने कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया मेटलिक कॉपर में, जिसका वजन है 60 ग्राम।
60 ग्राम है। तो बताइए इस मिक्सचर में कॉपर ऑक्साइड का परसेंटेज क्या होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड का परसेंटेज क्या होगा, ये हमसे बोल रहा है। अब देखो क्या बोला कि इस मिक्सचर में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर को कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया मेटलिक कॉपर में, बोल रहा है कि नहीं? जब वो कह रहा है कि सारा कॉपर कंप्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब यहां कॉपर कंजर्व है। कह रहा है इन दिस मिक्सचर कॉपर इज कंप्लीटली रिड्यूस टू मेटलिक कॉपर, मतलब सारा कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया किसमें? मेटलिक कॉपर में। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा कॉपर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया। तो जब कॉपर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला गया, कंप्लीट कंज्यूम हो गया, तो मतलब तुमको कंजर्व किसको करना होगा? कॉपर को। तो POAC फॉर कॉपर। हाँ, जितना कॉपर रिएक्टेंट साइड उतना कॉपर प्रोडक्ट साइड। बताओ कॉपर रिएक्टेंट दो जगह पर है ना, तो दोनों के मोल को जोड़ेंगे। हाँ बताओ इसमें कितने कॉपर है? तो हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ Cu2O। अच्छा कॉपर यहां भी तो है, प्लस जोड़ दो। कितने कॉपर है? एक कॉपर है, तो 1 इंटू मोल ऑफ CuO इजिकल टू, पता यहां भी एक कॉपर है, हाँ 1 इंटू मोल ऑफ Cu। ठीक है, तुमने क्या किया? कॉपर को कंजर्व करके इस रिएक्शन के हिसाब से इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, जो बता रहा हूं रखो और जो पूछ रहा है उसको निकालो। हाँ ये बताओ मिक्सचर 100 ग्राम है, मान लो ये x ग्राम मान लो, तो ये 100 माइनस x ग्राम होगा। अच्छा इनको मोल रखना, बताओ मोल क्या होता है? मोल के 5 फॉर्मूला रट लो। मोल होता है वेट बाई, हाँ वेट क्या है? x। फॉर्मूला वेट कॉपर ऑक्साइड का पेपर में दिया होगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा 63.5 इंटू 2 प्लस 16, ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला वेट है क्यूप्रस ऑक्साइड का, प्लस 1। हाँ पता इसका मोल कैसे निकालेंगे? वेट बाई फॉर्मूला वेट। वेट कितना है? 100 माइनस x अपॉन फॉर्मूला वेट 63.5 प्लस 60 इजिकल टू, हाँ 1। पता मोल क्या होता है? वेट बाई, हाँ वेट 60, फॉर्मूला वेट 63.5। बस इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये x जो भी होगा ये क्यूप्रस ऑक्साइड का वेट होगा। कितने में? 100 में। तो 100 में जो वेट है वही तो परसेंटेज है। 100 ग्राम मिक्सचर में जो भी क्यूप्रस ऑक्साइड है वही तो परसेंटेज हो गया, हमको सीधे परसेंटेज मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? अब इसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है कि इसको जो कैलकुलेशन है वो टाइम लग जाए, और कोई इस पर दिक्कत नहीं है। पहले बताओ कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? हम क्वेश्चन की वैरायटी दिखा रहे हैं, क्वेश्चन कितनी वैरायटी से कैसे कैसे पूछ सकता है, और सभी में यही कंसेप्ट लगाते जाएंगे। बस एटम कंजर्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, जो वैल्यू बताएगा रखेंगे और जो कहेगा वो पूछेगा निकाल लेंगे। बस क्वेश्चन की वैरायटी देखो। हाँ नोट किया इसको? हाँ देखो सामने, मान लो क्वेश्चन आता है कि तुमको 100 ग्राम मिक्सचर दिया गया लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का। ग्राम मिक्सचर दिया लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का, और इस मिक्सचर को हीट करके डिकम्पोज किया गया। और जब ये डिकम्पोज हुआ तो उसमें से CO2 गैस निकलने लगी। और जब इसमें से गैस CO2 निकलेगी तो बता इसका वेट 100 ग्राम रहेगा क्या? जब इसमें CO2 निकलेगी तो इसका वेट क्या 100 ग्राम ही रहेगा? बढ़ जाएगा घट जाएगा? घट जाएगा। तो इसका वेट 100 ग्राम से घट के 50 ग्राम हो गया। तो बताइए इस मिक्सचर में लिथियम कार्बोनेट का परसेंटेज क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज क्या होगा? पूछ रहा है हमसे। अब सॉल्व कैसे करें?
पहली बात को समझो, अभी समझो, जब हमको करवाना होगा तो वैल्यू डाटा सॉल्व करके देंगे ताकि आंसर भी इतना आएगा ना। फिर पहले बात को समझो, ये 100 ग्राम मिक्सचर लिथियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, इसको हीट करके डिकम्पोज किया, CO2 गैस निकली, इसका वेट 100 ग्राम से घट के कितना हो गया 50 ग्राम। तो बताइए इस मिक्सचर में कितना परसेंट लिथियम कार्बोनेट, कितना परसेंट सोडियम कार्बोनेट। अब देखो इस प्रॉब्लम को पहले समझना होगा कि ये जो CO2 आ रही है कहां से आ रही है, ये CO2 आ कहां से रही है, लिथियम कार्बोनेट से निकल रही है कि सोडियम कार्बोनेट से निकल रही है कि दोनों जगह से निकल रही है, पहले ये बात को समझना होगा। तो याद करो जब तुम लोग को हम जब फजान रूल पढ़ा रहे थे, फजान रूल, तो हमने कहा था कि एल्कली मेटल में केवल लिथियम कार्बोनेट ही बॉइलिंग टेम्परेचर पर टूटता है और कोई नहीं टूटता, जबकि अर्थ मेटल में सब टूट जाते हैं। कहा था कि नहीं, कॉपी खोल कर देख लो। क्यों बोला था, इसी के लिए बोला था। तो जब हमको पता है कि केवल लिथियम कार्बोनेट ही टूटेगा, बाकी कार्बोनेट, अच्छा ये क्यों टूटेगा? हाँ, इसका साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट ज्यादा है, आयनिक कम, थर्मल स्टेबिलिटी कम, तो जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी वो टूट जाएगा। बुक में लिखा है बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री टूट जाता है, जबकि इसको तोड़ने के लिए 1000 टेम्परेचर चाहिए, ये 100 पे ही टूट जाता है, कमजोर है। तो इसका मतलब CO2 यहां से आ रही है, यहां से नहीं आ रही है। तो चलो इसका रिएक्शन लिख लेंगे आराम से, लिथियम कार्बोनेट ये टूट के क्या देगा, लिथियम का ऑक्साइड, और क्या देगा CO2। ठीक, यदि पूरे मिक्सचर में ये x ग्राम है तो निश्चित ये 100 माइनस x ग्राम होगा। ठीक, अब देखो CO2 कहां से आ रही है, केवल लिथियम कार्बोनेट से आ रही है, तो जितना कार्बोनेट के अंदर CO कार्बन होगा, लिथियम कार्बन जितना भी कार्बन होगा सब वो बाहर आ गया। इसका मतलब जितना कार्बन यहां है उतना ही कार्बन यहां भी होगा। तो हम क्या करेंगे, कार्बन को कंजर्व कर देंगे, POAC फॉर। ये बात समझ में कि हमें, मेरा ध्यान कार्बन जब क्यों गया, क्योंकि पहली बात तो टूट नहीं रहा है, ये टूट नहीं रहा है, और जितना टूट रहा होगा, जितना कार्बन यहां से निकल रहा होगा उतना ही टूट के बाहर आ रहा होगा। और कंप्लीट डिकम्पोज किया, कंप्लीट डिकम्पोज कर दें मतलब सारा कार्बन रिएक्टेंट से निकल के, देखो कोई चीज डिकम्पोज हो जाती है मतलब कंप्लीट हो जाती है, और जो डिसोसिएट होती है, जो चीज टूटती है वो बनती भी है, लेकिन जो डिकम्पोज हो जाती है, नष्ट हो गई, वो बनती नहीं, मतलब कंप्लीट हो गया रिएक्शन। हमने क्या बोला, डिकम्पोज मतलब वो नष्ट, मतलब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गई, तो सारा कार्बन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया, मतलब कार्बन इज कंजर्व, एंड यू हैव टू अप्लाई POC फॉर कार्बन। हाँ बताओ कार्बन कितने हैं आप गिनो, एक, तो इक्वेशन क्या बनेगा, बोलो बोलो, 1 into मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड आ जाओ, प्रोडक्ट साइड कार्बन तो यहाँ है, कितने कार्बन है, 1 into मोल ऑफ CO2। हम कंजर्व कार्बन को कर रहे हैं, लेकिन लिखेंगे पूरे का कि जहां से कार्बन आ रहा है। हाँ बस इक्वेशन बन गया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। हाँ बताओ वैल्यू कैसे पुट करें, मोल क्या होता है, रट लो, वेट बाई, हाँ वेट x, अब फॉर्मूला वेट हमको दिया रहेगा पेपर में, मॉलिक्यूलर वेट पेपर पे दिया रहेगा, रख देंगे यहाँ पर, किसका, लिथियम कार्बोनेट का, ये पेपर में दिया रहेगा। हाँ इक्वल टू, हाँ यहाँ देखो मोल होता है वेट बाई, हाँ इसका वेट कितना 50, फॉर्मूला वेट, बस सॉल्व कर दिया, हमको लिथियम कार्बोनेट का वेट मिल गया। अब 100 ग्राम में जब इसका वेट मिल गया तो 100 में घटा देंगे, इसका भी वेट आ गया, और 100 में जो भी इसका वेट होगा वही तो परसेंटेज होगा, बोलो। जब एक का परसेंटेज आ गया 100 में घटाएंगे, इसका परसेंटेज भी आ गया। नहीं तभी बॉइलिंग टेम्परेचर, कोई भी देखो हम लोग का एक्सपेरिमेंट जो भी लेबोरेटरी में करेंगे वो बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री के ऊपर, जबकि इसके लिए हमको चाहिए 800, 900, 1000 टेम्परेचर, तो हाँ टूट जाएगा। तो उसके लिए फिर कंडीशन लिखा रहेगा वहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री। अच्छा मान लो यहाँ मिक्सचर लिथियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का ना होकर के यहाँ लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का हुआ, तब और
ये पूरा 100 ग्राम है और तुमने इसको हीट करके डिकम्पोज किया, डिकम्पोज, और इसका वेट 100 ग्राम से घट के 50 ग्राम हो गया। अब बताइए दोनों का परसेंटेज क्या होगा? अब ये बताओ कि जब भी डिकम्पोज करेगा तो CO2 जो आएगी कहां से आएगी? दोनों से आएगी, यहां से भी आएगी और यहां से भी आएगी, दोनों से आएगी। लिथियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट लिक्विड के देगा लिथियम का ऑक्साइड प्लस कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस CO2। अच्छा ये तो सॉलिड है, ये बाहर आ जाएगा। मिक्सचर कितना था? 100 ग्राम। तो बताओ हीट करने के बाद मास तो कंजर्व होता है, तो बताओ पूरे का मास भी क्या रहेगा? 100 ग्राम। उसमें से 50 ग्राम ये है और 50 ग्राम ये है, क्योंकि मिक्सचर का वजन 100 ग्राम से घट के क्या हो गया? 50 ग्राम हो गया। तो 50 ग्राम क्यों हो गया? क्योंकि 50 ग्राम CO2 बाहर आ गई, तो 50 ग्राम ये होगा, 50 ग्राम ये होगा। तुम्हें समझ में आया? और जब ये डिकम्पोज हो रहा है इसका मतलब सारे के सारे कार्बोनेट कार्बन टूट के किसमें गए? प्रोडक्ट में गए। जितना कार्बन रिएक्टेंट दिख रहा है उतना ही कार्बन प्रोडक्ट में भी जाएगा, क्योंकि डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब नष्ट। डिसोसिएट नहीं बोला हमने, डिसोसिएट जो टूटती है वो बन भी जाती है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी और जो चीज बैक हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है, वो कंप्लीट होता नहीं। लेकिन जो चीज डिकम्पोज हो गई, नष्ट हो गई, मतलब वो इरिवर्सिबल कंप्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गई। तो जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड है उतने कार्बन प्रोडक्ट साइड होंगे। मतलब मेरा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि हमें POC कार्बन के लिए लगाना चाहिए। नहीं समझ में आई? क्या तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है कि आप इसको कंजर्व करिए? बोलो तो हम जवाब देंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ के इसकी लैंग्वेज से हमको समझ में आया कि हमें कार्बन को कंजर्व करना चाहिए। हाँ कुछ है बोलो। ऑक्सीजन को कंजर्व कर सकते हैं। हाँ देखो सामने ऑक्सीजन को जी कंजर्व करते हैं, देखो सामने। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों जगह पर है, यहाँ सब जगह पे है। जबकि कार्बन देखो यहाँ 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 है ही नहीं। तो देखो यदि हम कार्बन को कंजर्व करते हैं तो बताओ इसका अमाउंट हमारा नोन है, इस कार्बन का अमाउंट हमको नोन है, और ये क्या है? अननोन है। तो बताओ नोन से अननोन हम निकाल लेंगे। हाँ लेकिन ऑक्सीजन को कंजर्व करते हैं तो ऑक्सीजन में हमको इसका अमाउंट तो पता है, लेकिन इस मिक्सचर का पता है, इनका अपना अमाउंट हमको नहीं पता। तो बताओ ये भी अननोन, ये भी अननोन, और हम भी अननोन हो गए। क्वेश्चन लगाते हम कहाँ जा रहे हैं? तो देखो क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब एक नोन हो और दूसरा अननोन। यदि हम ऑक्सीजन को कंजर्व करते हैं तो ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाँ इसका अमाउंट हमको पता है, लेकिन इन दोनों का अमाउंट हमको मिक्सचर का पता है, अपना अमाउंट तो पता नहीं हमको। बोलो। तो ऐसे केस में हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हमको उस आइटम को कंजर्व करना चाहिए जिससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सके। तो बताओ ये हमारा इसका अमाउंट हमको पता है, जबकि इसका अमाउंट हमें पता नहीं है, तो हम इस नोन से इस अननोन का अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो सामने, जब मिक्सचर तुम्हारा 100 ग्राम है, इसको x ग्राम मान लो तो ये 100 माइनस x ग्राम होगा। हाँ जितना कार्बन रिएक्टेंट साइड उतना कार्बन। हाँ बताओ कार्बन कितने हैं? तो इक्वेशन क्या बनेगा? 1 into moles of this। मतलब यहाँ भी कार्बन है। 1 into moles of CaCO3। यहाँ कितना कार्बन है? 1। 1 into mole of CO2। अच्छा बताओ मोल कैसे निकालते हैं? वेट बाई, इसका वेट है x, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा पेपर में, पेपर में मॉलिक्यूलर दिया रहता है, प्लस 1। हाँ इसका मोल कैसे निकालेंगे? वेट बाई, हाँ वेट है 100 माइनस x, और मॉलिक्यूलर वेट किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका मॉलिक्यूलर 100 होता है, वैसे 100 होता है, वैसे पेपर में दिया रहेगा। इजिकल टू 1। बता इसका मोल क्या होता है? वेट बाई, हाँ इसका वेट 50, फार्मूला वेट। हाँ बस इतना सॉल्व करेंगे, हमको x की वैल्यू मिल गई।
ठीक है, हमने इस नोन से हमने इस अननोन का अमाउंट निकाला और कंजर्व किसको कर दिया? कार्बन को। अब किसी का मन चल रहा होगा कि आप लिथियम को कंजर्व कर दिए होते, तो देखिए लिथियम यहां भी है, लिथियम यहां भी आ रहा है, जितना लिथियम यहां होगा उतना लिथियम यहां भी होगा। अब मैग्नीशियम को कैल्शियम कंजर्व करिए, जितना कैल्शियम यहां उतना कैल्शियम यहां भी होगा। तो देखा जाए तो लिथियम भी तो कंजर्व है, कैल्शियम भी तो कंजर्व है, आप उसको कंजर्व करिए। जब उसको भी हम कंजर्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तुम्हारा। करके दिखाते हैं, देखो तुम्हारा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, और ये सबसे छोटा कैलकुलेशन है। हाँ, मान लो तुमने कंजर्व किसको किया? लिथियम को, मान लो। हाँ, POC फॉर लिथियम, तो जितने लिथियम रिएक्टेंट साइड होंगे उतने लिथियम प्रोडक्ट साइड होंगे। हाँ बताओ, इसका कितने कार्बन है, कितने लिथियम है? Li2CO3 है ना, कितने लिथियम है? 2 into मोल ऑफ। अच्छा, इधर कितने लिथियम है? 2 into मोल ऑफ। ठीक। अच्छा, मोल कैसे निकालते हैं? वेट बाई, हाँ इसका वेट x ग्राम मानते हैं, x ग्राम, तो इसका 100 x हो जाएगा, तो इसका मोल हो जाएगा वेट बाई फॉर्मूला वेट। हाँ, वेट कितना? x, इसका फॉर्मूला वेट मॉलिक्यूलर वेट लिथियम कार्बोनेट का। हाँ, इसका मोल वेट बाई, हाँ इसका वेट मान लो मिक्सचर 50 ग्राम है, मान लो ये y ग्राम है, y ग्राम, तो ये 50 माइनस y ग्राम होगा। तो हम यहां क्या रखेंगे? y, हाँ 2 इंटू मोल y बाई मॉलिक्यूलर वेट किसका? लिथियम ऑक्साइड का। मतलब मेरा इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 1 बन गया। हमने किसको कंजर्व किया था? लिथियम को। अब हम कंजर्व किसको करेंगे? फिर इक्वेशन बनाएंगे, और 2 इक्वेशन 2 अननोन इक्वेशन बनेंगे 2, और अननोन भी कितने होंगे? 2। सॉल्व करके x y इक्वल निकालेंगे। पता कैलकुलेशन लंबा हो गया, और इसमें तुम्हारा एक ही बार में काम हो गया। मतलब कंजर्व उसको करना है जिसमें समय की बचत भी हो, कॉमन सेंस। हाँ तो कर दे, अभी करके दिखा दे। अभी हमने कंजर्व किसको किया? लिथियम को। अब कंजर्व किसको करेंगे? कैल्शियम को। फिर ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, और 2 इक्वेशन 2 अननोन, और मेरा इसमें एक ही इक्वेशन में काम हो गया। और करके देख लेना, जो आंसर यहाँ आएगा वही आंसर यहाँ भी आएगा। दुकान बढ़ा दिए सब लोग। चलो कल क्लास के बाद करा दें, डिस्कशन के बाद, डिस्कशन के बाद।